हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 जो है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र या एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है कि जो पहले नगर बनते थे या तो कोई मंदिर बनता था बड़ा सा, उसके आसपास नगर बनते थे जब और गतिविधियां होती थी, या वो राजा का प्रशासनिक केंद्र होता था, या वहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता तो वाणिज्यिक शहर होता था, या एक पोर्ट जहाँ पत्तन होता है वो सिटी होती थी। इस तरीके की सिटी होती थी। तो अगर कोई उस टाइम पे बाहर से यात्री आ रहा है तो वो देखेगा किस प्रकार का नगर है। वो निर्भर करेगा कि ये मंदिर नगर है या प्रशासनिक केंद्र है। इस तरीके से वो देखेगा उसे। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलाप और शिल्प और उत्पादन के केंद्र भी थे। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसी तरीके की व्यवस्था थी, मतलब एक नगर उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती थी, यानी वो प्रशासनिक केंद्र भी हो सकता था, वहाँ मंदिर नगर भी हो सकता था, ये बता रहे हैं। देखिए अब जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जगह वगैरह बताएंगे, नगर बताएंगे, ये सब हमें जानना है कि कौन नगर पहले फेमस था, क्या था, ये देखेंगे हम। तो देखिए मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र बताए गए हैं जहाँ व्यापार और शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। जैसा कि आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, काबुल है, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, अहमदाबाद, सोमनाथ, बम्बई, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकंडा। अब देख सकते हैं कृष्णा नदी के पास है ना, ये भी चीज़ हम देखते हैं कहाँ है। ये मसूलीपट्टनम। और आप इसके बाद देख सकते हैं हम्पी, कमालपुरम, स्वालीमाल, कांचीपुरम, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, उरेयूर, तंजावुर, मदुरै, लक्षद्वीप, कांचीपुरम और तिरुवन्नमलाई। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जगह। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए इनको पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ पे इन्हें बताया हुआ है सूरत, हम्पी, मछलीपट्टनम, ये देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब प्रशासनिक केंद्र अध्याय 2 में अपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। तो देखिए चोल राजाओं की राजधानी कौन सी, तंजावुर, उसकी यात्रा पर जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब इसमें देख लिए तंजावुर कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा तंजावुर है। किसकी है, चोल शासकों की राजधानी। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। ठीक है, अब तंजावुर नगर कावेरी नदी के पास था। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती थी। ठीक है, यहाँ पर मंदिर भी था। इससे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो राजराज चोल था उसने बनवाया था राज राजेश्वर मंदिर, वो यहाँ पर था। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरू कच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। अब ये बता रहे हैं, इससे देखिए क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो नगर का वास्तुकार था, ठीक है, जिसका ये नाम है, उसकी मतलब इससे पता चल रहा है कि एक वास्तुकार था नगर का। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। अब ये जो मंदिर था कौन से भगवान का था, तो आपको ये भी पता चल गया, शिव जी का, क्योंकि यहाँ पर एक शिवलिंग था और उसकी दीवार पर नाम लिखा हुआ था, जिसने बनवाया था उसका नाम लिखा हुआ था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। अब ये नगर में क्या क्या बता रहे हैं, बहुत सारे राजमहल है जिसमें मंडप है। मंडप में क्या होता है, राजा दरबार लगाता है, ठीक है, अपने अधीनस्थों को आदेश देता है। और यहाँ सैन्य शिविर भी हैं। बात चल रही है तंजावुर की, किसकी राजधानी है, चोल की। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तंजावुर उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। तो इसके साथ हमें ये बता रहे हैं कि बाज़ारों में देखो कई सारी चीज़ें बिकती हैं, अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण। ठीक है, जल कहाँ से आता है, कुआं और तालाबों से आता था। और तंजावुर और उसके पास एक उरेयूर था, आप इस मैप में देख सकते हैं।
उरेयूर, ठीक है, तंजावुर के ऊपर। तो वहाँ से क्या होता था, सालिये बुनकर जो थे वो मंदिर के उत्सव के लिए झंडे का कपड़ा ये सब बनाते थे, ठीक है। और अभिजात वर्ग के लिए, राजा के लिए बढ़िया सूती वस्त्र बनाते थे, ये सब चीज़ें वो बनाते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे, ठीक है। तो ये है कि जो स्वालीमल में जो मूर्तिकार होते थे वो कांस्य की मूर्तियाँ बनाते थे, ठीक है। अब यहीं से क्या है, इन्फॉर्मेशन उठानी है आपको जो जो मिल सकती है। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण था। तंजावुर क्या बता रहे हैं कि मंदिर नगर भी था, यानी कि इससे पता चलता है यहाँ एक मंदिर था, जो अभी हमने पढ़ाई था। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। देखिए, जब क्या होता है ना, आपने देखा है गांव है, जब वो विकसित होता है तो एक नगर बनता है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। उस वक्त क्या था, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। पहली बात तो वो इतने विशाल बनाते थे राजा, तो उसके आसपास और दूसरी गतिविधियां होती थी, कुछ सामान बिक रहा है, ये हो रहा है, बाजार बनते थे, इसी तरीके से नगर बन जाता था वहाँ आसपास। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों अथवा पुरोहित मंदिरों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो ये बता रहे हैं कि राजा जो होता था वो बनवाता था मंदिर, ठीक है, और बहुत सारा धन भी देता था, भूमि देता था, वहाँ पे पर्व मनाए जाते थे और लोग भी आते थे। इस तरीके से वो एक बड़े नगर बन गए। कांस्य, घंटा धातु और लुप्तमोम तकनीक, ठीक है। अब ये लुप्तमोम तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। कांसा एक मिश्र धातु होती है। कांसा क्या होता है, एक दो धातु से बनी हुई मिश्र धातु है, जो तांबे और टिन से बनती है, कांस्य, ठीक है, के मेल से बनती है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किसके कांसे से अधिक होता है। अब ये जो घंटा धातु बताया उसमें क्या है कि टिन का अनुपात ज़्यादा होता है। ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो घंटे जैसी आवाज़ आएगी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। ये बता रहा है चोल जो टाइम था उस समय क्या था, जो कांस्य की मूर्तियाँ थी वो लुप्तमोम टेक्निक से बनती थी। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। पहले देखो क्या करते थे कि मान लीजिए एक मोम की एक मूर्ति बनाई, ठीक है, फिर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगा दी। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। मिट्टी सूख जाए तो उसे गर्म करते थे और उस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था, ठीक है। तो जब वो मिट्टी चारों तरफ सूख जाएगी तो बीच में क्या करेंगे, उसे गर्म कर देंगे, तो वो मोम तो पिघल जाएगी, तो छोटा सा वो छेद करेंगे तो मोम बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे में उस छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। तो उधर क्या है, पिघली हुई धातु भर देंगे। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस होती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। जब वो मतलब बता रहे हैं कि जब वो जो धातु होगी वो ठंडी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, तो चिकनी मिट्टी को हटा देंगे, तो उससे फिर क्या है, अच्छी सी प्रतिमा निकलती थी। तो प्रतिमा को साफ करके चमका देते थे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कितनी अच्छी बारीकी से बनाई हुई मूर्ति है। कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। इसमें ये नाग को काबू कर रहे हैं, कृष्ण की मूर्ति है। मंदिर की कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार साहूकारी में लगाते थे। अब मंदिर के में जो काम करने वाले थे उनको इतना धन मिल रहा है तो क्या करेंगे, वो क्या करते थे, उसको व्यापार में या फिर वो ऋण देने में लगा देते थे। शन्य सन्य समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए। तो इससे क्या हुआ कि व्यापारी वगैरह उस मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ, ऐसे मंदिर नगर बने, ठीक है। अब ये मेंस वगैरह के लिए हो सकता है कि अगर पूछ लिया जाए कि मंदिर नगरों का निर्माण कैसे हुआ तो आप बताएंगे। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश के भिल्ल स्वामिन, भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि मंदिर के चारों ओर अनेक नगर बने, जिसके एग्जाम्पल है गुजरात में सोमनाथ, मध्य प्रदेश में भिलसा या विदिशा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर कौन से हैं, तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आप जाएंगे तो काफ़ी कुछ जो है
क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म बहुत ज़्यादा इसी वजह से होता है यहाँ पर। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। ठीक है, अब तीर्थ स्थल थे जो, वो भी क्या हुए, धीरे धीरे नगर बन गए। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए होटल, खाने के लिए शॉप्स, उनके खरीदने के लिए बाज़ार, सब बनता जाता है ना, तो इस तरीके से वो नगर में तब्दील होते हैं। एग्जाम्पल है वृंदावन उत्तर प्रदेश का और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु का। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। अजमेर है राजस्थान में, वो क्या था, चौहान राजाओं की राजधानी था। और आगे चलकर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बना। ठीक है, आगे चल के क्या बना, सूबा। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब ऐसा नहीं है, यहाँ भी बता रहे हैं कि यहाँ पर धार्मिक सह अस्तित्व है। यहाँ पर क्या है, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों वो है, हिंदू और मुस्लिम दोनों का, ठीक है, वो तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे एक धार्मिक सहअस्तित्व दिखता है। छोटे नगरों का संजाल, अब छोटे नगरों के बारे में बता रहे हैं। 8वीं शताब्दी से ही महाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि बड़े बड़े गांव बने। ठीक है, फिर वो गांव आगे डेवलप होकर छोटे नगर बन जाते हैं। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए जाते थे। अब देखिए जो उपज होती है ना, वो सब बेचने के लिए एक जगह होती है, मंडपिका बोलते हैं या मंडी, वहाँ लोग जाते थे। उसमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। अभी भी देखिए बाजारों को हाट बोलते हैं ना। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर, शिल्पी, जैसे कुम्हार, तेलिये, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। इन सबके अलग अलग मार्केट्स होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। ये बता रहे हैं कि कुछ व्यापारी वहीं रहते थे और कुछ नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें बेचने के लिए व्यापारी आया जाया करते थे। यहाँ देखिए नगर के एक बाजार का चित्र दिया हुआ है पुराने समय का। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या तो इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा और धनाढ़ व्यापारी द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। देखिए ये बताया, जैसे जो छोटे छोटे नगर होते हैं वहाँ पर क्या होते थे, सामंत होता था, तो वो क्या करता था, किलेबंदी कर लेता था उस जगह पे और महल बना लेता था और सारे व्यापारियों से टैक्स लेता था और वो या तो रखता था या उसको या फिर उन मंदिरों को दे देता था जो वहाँ पर उसने बनवाए थे। और इनका उल्लेख हमें अभिलेख में मिलता है। यहाँ पे दिया है, लकड़ी पर नक्काशी करते हुए एक कारीगर, बाजारों पर कर। ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। अब ये एक बताया गया एग्जाम्पल, ठीक है, राजस्थान से प्राप्त है 10वीं शताब्दी का अभिलेख, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। अब यहाँ पे जिनसे टैक्स लिया जाता था उसके बारे में बताया गया है। शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वाले, आसवकों, तेल, पशु चारे और नाच के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अनगद रूप में वसूले जाते थे। अब देखिए बड़े और छोटे व्यापारी। अब देखिए व्यापारी भी ना कई तरीके के होते थे, बड़े या छोटे। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। बंजारे लोग पता क्या कैसे होते हैं, जो आपको पता है कि वो जगह जगह जाते हैं, सामान बेचते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। देखिए जो घोड़ों के व्यापारी होते थे वो अपना एक संघ बना लेते थे, ठीक है, उसका एक मुखिया होता था जो बात करता था जिनसे घोड़े खरीदने उनसे।
चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उन्हें उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जैसे पहले के टाइम में तो इतना सुरक्षा नहीं थी, इतनी पुलिस नहीं होती होगी, तो जो लोग व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, एक संघ बनाकर चलते थे, साथ में चलते थे। और दक्षिण भारत में इसका एग्जाम्पल दिया है जिनमें प्रसिद्ध थे मणिग्रामम और नानादेशी। अगर अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि मणिग्रामम या नानादेशी कौन होते थे, तो व्यापारी संघ होते थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ऐसा नहीं है कि अंदर ही भारत में ही करते थे, बाहर भी ये व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। तो चेट्टियार होते हैं या मारवाड़ी ओसवाल, ये लोग भी व्यापारी होते थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। गुजरातियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम में बोहरा, ठीक है, ये थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। तो हमारा आसपास की जो जगह थी वहाँ से भी व्यापार होता था। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी लाते थे। तो हमारे यहाँ से क्या जाता था, कपड़े और मसाले, और अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन, ये सब लाते थे। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। अब देखिए ऐसा होता है ना कि जो तट होते हैं वहाँ पर कई सारे व्यापारी बस जाते हैं, देश के नहीं बाहर के भी। तो पश्चिमी तट जो है वहाँ पर अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, ये सब ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। जो रेड सी है वहाँ पर क्या है, भारत के जो मसाले और कपड़े हैं वो जो इटालियंस थे, ठीक है, व्यापारी, उनके द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में बेचते थे। आगे वो यूरोपीय बाज़ारों में सामान जाता था। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सूट आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। तो देखिए क्या होता था ना, सबसे इम्पोर्टेंट किसका होता था, मसालों का, और जो भारतीय सूती कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था यूरोपीय जगहों पर। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई, तब भी बाद में ये सब लोग भारत आए थे। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र देखेंगे। अब काबुल के बारे में बताया गया है। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। देखिए जो काबुल था और कंधार था, तो ये क्या है, रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। रेशम का व्यापार होता था और इस मार्ग से घोड़ों का। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो पैवटिस्टी टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उस दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। उस टाइम ये पैसे बहुत ज़्यादा होते थे। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप व अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें लाई जाती थी उधर से। अब देखेंगे नगरों में शिल्प, ठीक है। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इन शिल्पों का नाम ही बीदरी पड़ गया, ठीक है। बीदर में शिल्पकार होते थे तो वो क्या करते थे, तांबे और चांदी का जड़ाई का काम करते थे और इसलिए शिल्प का नाम क्या पड़ा, बीदरी। पंचाल, देखिए नाम ये आप वर्ड्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते चलिए। देखिए पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे, ठीक है। अब ये बता रहे हैं पांचाल, ठीक है, अर्थात विश्वकर्मा समुदाय। विश्वकर्मा समुदाय जिसमें कौन कौन आता था, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई, ये 5 लोग शामिल थे। वो मंदिर का निर्माण बनाने के लिए ज़रूरी थे। इनके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। और देखिए ये बता रहे हैं सालिया और कैकोलार क्या थे, बुनकर थे, ठीक है। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब देखिए पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण,
अब शॉल का बॉर्डर ये दिखा रहा है कैसे पहले शिल्प हुआ करते थे। तो देखिए आज हम हाफ चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ते हैं, हाफ हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में आपको भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो हम देखते हैं बाकी का चैप्टर बाद में। थैंक यू, बाय।